नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक नया एपिसोड और नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत-बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी, वास्तुदोष सीरीज को दर्शकों ने खूब सराहा और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक सजेस्ट किए जिन्हें लगा कि एक विषय अनुसार हम आपसे जरूर चर्चा करें, उनसे बातचीत करें। जैसे-जैसे मौसम खुल रहा है, देखिए खास तौर पे मैं ईस्ट कोस्ट की बात करूँ तो बहुत स्नो पड़ी इस साल और कई काम ऐसे जो एक फ्लो में चल रहे थे, मौसम की नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी थोड़े स्लो डाउन करने पड़े। और जो मैं इशारा कर रहा हूँ वो है कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, रेनोवेशन के, रीमॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनमें थोड़ा-सा उनको स्लो डाउन करना पड़ा था। लेकिन अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, तो ये बहुत से लोग अब जानना चाह रहे हैं कि अभी वास्तुदोष के एपिसोड को देखने के बाद कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इसी को एक विषय बनाकर हम आपसे आज बातचीत करना चाहेंगे कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रीमॉडलिंग एंड वास्तु विषय पर। देखिए 3 चीजें एक साथ मैंने कर दी। कंस्ट्रक्शन, कोई हो सकता है कस्टम हाउस बना रहा हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा हो, रीमॉडलिंग कर रहा हो, कुछ रेनोवेशंस कर रहे हो। तो ये तमाम चीजें हम आपसे कवर करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे वास्तु अनुसार। क्या गाइड करेंगे हमें? सबसे पहले विकास जी, जो ये विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोगों को वास्तुशास्त्र के एक्चुअल कैलकुलेशन, वास्तुशास्त्र के बारे में जो सही जानकारी है वो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा मिथ्स है। आपको मालूम है कि हमने टीवी एशिया के माध्यम से वास्तु एंड मिथ्स के बारे में पूरी सीरीज़ बनाई थी। लोगों को हमेशा लगता है कि आपने एक बार वास्तु कर दिया, फिर आपको कभी भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो वास्तु निरंतर चलता ही रहेगा। चाहे प्रकृति का नियम क्यों ना हो कि यहाँ पे हर चीज़ में परिवर्तन होता है, लेकिन वास्तु तो सेम ही रहना चाहिए भैया। तो ये भी गलतफ़हमी है। उतनी ही बड़ी गलतफ़हमी एक ये भी है कि जब आप प्रॉपर्टी में एक बार वास्तु करते हो, तो वास्तु कंसल्टेंट अपने कैलकुलेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट बातों को इकट्ठी करते हैं, उसमें सबसे पहले होता है कि घर में जो लोग रहने वाले हैं, सबकी नाम, डेट ऑफ बर्थ। दूसरा होता है घर का एड्रेस। तीसरा होता है वो घर में कब से रहने आए, क्योंकि जब से आप घर में रहने आए हो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ज़मीन की एनर्जी बदलती रहती है। जिस घर में आपने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन या गोल्डन पीरियड देखा है, उसी घर में आप अपनी लाइफ़ का वर्स्ट पीरियड भी देख सकते हो। उल्टा भी होता है। जिस घर में आप एंटर किए और आप वहाँ पे शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशान थे और कई बार अचानक से गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है और आप वहाँ पे एकदम आपकी प्रगति होनी शुरू हो जाती है। तो मूविंग डेट ऑफ द प्रॉपर्टी, कब से आप आए वो इंपॉर्टेंट होता है। घर बिजनेस दोनों के लिए इक्वली सेम है। और उसके बाद चौथी इंफॉर्मेशन आती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, घर का एड्रेस, मूविंग ईयर, और चौथी इंफॉर्मेशन आती है लास्ट कंस्ट्रक्शन चेंजेस डेट ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई भी आप घर में रहने आए, आप एवरी टाइम अपने घर में छोटे मोटे मेजर और माइनर कंस्ट्रक्शन करते हो, उतनी बार आपके घर का वास्तु बदल जाता है। मैं तो इस फॉर्मूला को कई बार अपने लिए रेमेडी के तौर पे यूज करती हूँ, वो फिर बाद में बताएंगे। हर एक क्लाइंट की अपनी एक एक्सपर्टी होती है, हर एक कंसल्टेंट की अपनी एक्सपर्टी होती है। क्लाइंट की नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम वो सजेशन देते हैं। तो जब कभी आप अपने घर में कोई भी मेजर या माइनर चेंजेस करते हो और आपने पहले अपने घर का वास्तु किया है, समझ लीजिएगा वो बदल जाएगा। वो ऐसा रह ही नहीं सकता। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसका पूरा एक टेवा या हॉरोस्कोप या जन्माक्षर बनते हैं, वैसे आप कोई भी घर में एंटर करते हो, उसके हिसाब से आपकी घर की भी जन्म कुंडली बनती है। वास्तु कुंडली कह लो या जन्म कुंडली कह लो। जितनी बार आप रिनोवेशन करते हो, उतनी बार उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो जो पहले वास्तु किया था वो बदल जाता है। यहाँ पे 2 बातें समझने लायक है आपको कि जब आप रिनोवेशन या रिमॉडलिंग करते हो सकता है जाने-अनजाने में जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन चेंजेस किया हो, वो सही दिशा में हो। जिस दिशा में कंस्ट्रक्शन चेंजेस किया हो, वो सही दिशा में हो, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अगर किसी वजह से वो गलत दिशा में हो, तो पूरी लाइफ आपकी वहाँ से प्रॉब्लम में जा सकती है, सब कुछ बदल सकता है। या कई बार जो आप कंस्ट्रक्शन चेंजेस करते हो, उससे आपका फ्लोर प्लान चेंज हो सकता है, शेप ऑफ द लॉट चेंज हो सकता है। बच्चों के कमरों की दिशा, जो पहले किचन था, पहले जो मास्टर बेडरूम था, अगर फ्लोर प्लान बदल रहा है,
तो पूरा वास्तु भी बदल सकता है। आपके पास एक फ्लोर प्लान है, आपने उसमें एक रूम बढ़ा दिया, आपकी ज़रूरत थी, आपने अपने बच्चों के लिए एक कमरा बढ़ा दिया। तो एक कंस्ट्रक्शन में एक कॉर्नर एक्सटेंड हो गया, तो बाकी के जो भी फ्लोर प्लान के कॉर्नर थे, वो सारे बदल गए क्योंकि वो एक उसमें स्क्वायर फीटेज को ऐड कर दिया। 5,000 स्क्वायर फीट का लॉट था, 3,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन था या 2500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन था, उसमें आपने कोई भी तरह का 200-300 स्क्वायर फीट बढ़ा दिया, तो बाकी के सारे कैलकुलेशन तो अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में 0 से लेकर 360 डिग्री तक की 8 डायरेक्शन होती है। हर दिशा 45 डिग्री की होती है। उसमें आप कोई भी स्क्वायर फीट को जोड़ोगे, अपने आप चीजें बदल जाएगी। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपके साथ 3 आज एक मेरे केस स्टडी भी शेयर करना चाहूंगी कि जी। यहाँ पे जभी भी आप कंस्ट्रक्शन चेंजेस करते हो, बातें बदल जाती है। 3 केस स्टडी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो भी मैं आपको बता दूँ कि अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले, थोड़ी देर पहले मेरे को सैन फ्रांसिस्को से मेरे क्लाइंट ने कॉल किया। इतनी ज़्यादा तारीफ़ की कि पूछो मत, मैं खुद खुश हो गई। उसने कहा, "पल्लवी, आपने जिस दिन से मेरा घर का वास्तु किया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को इतना सब कुछ सही लग रहा है। हमको आज भी याद है कि हमने इतने सारे घर देखे थे और आज जो घर हमने अपने सिलेक्ट किया और आपने पहले जो किया था, बहुत अच्छा था।" और उस वक़्त बैकयार्ड में ऑलरेडी वास्तु दोष था। रेडी वास्तु का कोई घर कभी होता ही नहीं है, वास्तु कंसल्टेंट उसको बनाता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में अपना सारा मटेरियल लेके जाते हो और शेफ जो होता है वो अपने-अपने हिसाब से अच्छी रेसिपी बना के आपके लिए बेस्ट चीज़ बना सकता है, वैसे हम आपके लिए वास्तु का घर बनाते हैं। लेकिन जब आप इनबिल्ट प्रॉपर्टी या प्रोडक्शन बिल्डर होम लेते हो, तो हमारी लिमिटेशन ये होती है कि हम लॉट को देखते हैं, वो सही नहीं है, लेकिन हम उसको सही बना सकते हैं। ठीक ऐसे ही सैन फ्रांसिस्को के टॉप एरिया के अंदर इन्होंने घर लिया था। बहुत सारे उस कम्युनिटी में घर थे। उस घर के बैकयार्ड में बहुत सारे वास्तु दोष थे, फिर भी मैंने लिया और लेने के बाद मैंने उसको रेक्टिफाई किया। आज फ़ोन की वजह ये थी कि पल्लवी, नाउ वी आर रेडी, हमको बैकयार्ड में बच्चों की रिक्वायरमेंट है, समर आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ अच्छा करना है, बट हमें बैकयार्ड को टच करते हुए सोचना पड़ेगा कि तूने बोला था ना कि ये जगह मेरी है, तो जी। मेरे को इतना बैकयार्ड में करना है, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे कर सकती हूँ? तो यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है कि हम उस बैकयार्ड का सेंसिटिव जो वास्तु दोष वाला एरिया है, वो अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सही करें। लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना है कि क्लाइंट का फ़ोन आया 2026 में, घर लिया था उन्होंने मुझसे 5 साल पहले। तो 2026 में जिस दिशा के बैकयार्ड में वो मुझसे रिनोवेशन करवा रहे हैं, इस साल के हिसाब से मुझे रिनोवेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है, वाटर एलिमेंट, वाटरफॉल, स्विमिंग पूल, खबाना, वो सब चीज़ मुझे वहाँ पे किस तरह से बनानी है। तो रिनोवेशन और रिमॉडलिंग का वास्तु ये कहता है कि जितनी बार आप प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करते हो, प्रॉपर्टी का वास्तु बदल जाता है। तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेजर हो या माइनर हो, ज़रूरत वाला हो या आपके अपने शौक के लिए आप कर रहे हो। लेकिन जितनी बार आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन चेंजेस करते हो, आपको वास्तु कंसल्टेंट को कॉल करना पड़ेगा। मेजर माइनर के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे आपके घर में आपका फ्लोर प्लान खराब, मतलब आपका फ्लोरिंग खराब हो गया है और आपको फ्लोर प्लान में आप कुछ नया ऐड नहीं करे हो, लेकिन आपको फ्लोर प्लान में रिनोवेशन करना पड़ रहा है। आपने अपना फ्लोरिंग चेंज कर दिया या कोई विंडो खराब हो गई या आपने करंट विंडो को बदला, आपने दूसरा कुछ नहीं बदला, फिर भी वास्तु चेंज हो सकता है। क्योंकि जिस साल उस विंडो के अंदर कोई भी खराबी थी, कोई भी रिपेयरिंग या उसकी ज़रूरत थी या फ्लोरिंग में ज़रूरत थी, जिस साल आप करते हो, अगर सही दिशा के हिसाब से किया जाएगा, सही साल के हिसाब से, तो फ़ायदा करता है, गलत हो जाएगा तो नुकसान करता है। जी। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि जो मेरे क्लाइंट है जिन्होंने एक लॉट बहुत टाइम पहले लिया था और अभी मुझे फ़ोन करके बोला कि पल्लवी, कस्टम होम मुझे बनाना है। तो यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट डिसाइड करते हैं कि कस्टम होम है, लॉट भी खरीद चुके हैं, हमारा ही है। तो जो फ्लोर प्लान और कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, तो ये साल सही है कि नहीं? छोटी-छोटी बहुत सारी बातें हैं, मुझे नहीं लगता हम एक प्रोग्राम में कवर करेंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वास्तु, रिनोवेशन और रीमॉडलिंग की इस प्रोग्राम के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छे विस्तृत तरीके से पल्लवी जी आपने हमारी बातचीत की बुनियाद रखी। एक तो इसमें जो समझ आ रहा है कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए, पहला, अगर आप कंस्ट्रक्शन करें इस साल या नहीं करें, कौन सी दिशा उचित है, कौन सी अनुचित है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपने एस्पेक्ट कहा कि एक्सटर्नल लैंड के ऊपर वो वाटर बॉडी पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं,
लेकिन इसके साथ-साथ जहाँ आप रेनोवेशन और रिमॉडलिंग की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग एक्सटर्नल लैंड में करने के साथ-साथ हो सकता है इंटरनली भी जो है कुछ जी, चेंजेस करने का सोच रहे हों। हो सकता है कि किचन को एक्सटेंड करने का सोच रहे हों, हो सकता है कि बाथरूम रिमॉडलिंग, रेनोवेशन का सोच रहे हों। तो ये सवाल 2 आ जाते हैं कि भई हो सकता है कि एक्सटर्नल में कर रहे हैं, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इंटरनली कर रहे हैं, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको जी। एक-एक करके पल्लवी जी समझने का प्रयास करते हैं। पहले यदि कोई कस्टम होम बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उनके लिए गाइड कीजिए 2026 के अनुसार क्या उचित है, क्या अनुचित है? कस्टम होम में जब बात आती है, तो यहाँ पे रिनोवेशन, रीमॉडलिंग की नहीं आती है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपका आधा स्ट्रक्चर है और आप रिपेयर कर रहे हो, ऐसी बात नहीं होती। बिल्कुल यहाँ ठीक। पे लॉट का सिलेक्शन और लॉट सिलेक्शन होने के बाद सीधा फ्लोर प्लान या बिल्डिंग बनाने की बात होती है। तो उस कंडीशन में वास्तु कंसल्टेंट ये देखते हैं कि लॉट की दिशा क्या है? कौन सी लॉट की दिशा जो फेस करती है और जो क्लाइंट पुराने घर से जिस दिशा के घर में रहते हैं, वो डायरेक्शन क्या है? सिर्फ उनका एग्जिस्टिंग करंट होम एड्रेस और उनके न्यू प्रॉपर्टी का एड्रेस या न्यू लॉट डायरेक्शन, वो दोनों दिशाओं के बीच में क्लाइंट का तालमेल होना चाहिए। अगर दोनों डायरेक्शन के अंदर कोई भी दिशा ऐसी है जो उस साल के वास्तु के हिसाब से सही नहीं हो, तो प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि भैया रिनोवेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि कस्टम होम में उन्होंने लिया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि 2026 के अनुसार क्या दिशाएं अच्छी है, क्या बेस्ट डायरेक्शन है, और वहां से हम काम की शुरुआत करते हैं। और हमें अगर लगता है कि लॉट की डायरेक्शन सही नहीं है, तो हम उसके उपाय करते हैं। मैं इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले मेरे को टैंपा फ्लोरिडा से किसी क्लाइंट का फोन आया। उन्होंने मेरे को एक लॉट भेजा और कहा कि पल्लवी, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ और मेरे को अपने लिए घर बनाना है। तो मैंने देखा कि लॉट जो था वो साउथ वेस्ट फेसिंग था। अब साउथ वेस्ट फेसिंग का जो लॉट था और क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ देखी, तो मुझे लगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ से ही ये मालूम पड़ता है कि इनके लिटिगेशन लीगल इश्यू बहुत रहते हैं। उसमें वो साउथ वेस्ट फेसिंग घर में आ रहे हैं। जैसे आप गाड़ी और ड्राइवर को मिलाते हो ना, वैसे भी हम ये देखते हैं कि ऑनर और प्रॉपर्टी, वो दोनों का तालमेल, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। जी। तो मुझे लगा कि ऑनर की डेट ऑफ बर्थ से उनका ऑलरेडी स्ट्रेस, लिटिगेशन, लीगल चीज़ों का चार्ट है। और साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी तो वैसे ही उस बात में बहुत ही पॉपुलर है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो लीगल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएगी। ये नहीं कहा होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी है ही आपके पास। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा तभी तो मैंने कहा कि और बढ़ जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर क्या करें? तो लॉट उन्होंने बहुत महँगा लिया था। तो पहले हमने ये उसका सॉल्यूशन ढूँढा कि हम उस लॉट को वो डेवलप करते, किसी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे बना के बेच देंगे। फिर उनकी वाइफ को लॉट बहुत पसंद था। तो उन्होंने कहा कि तेरे तो इतने साल से काम करती है, रेक्टिफिकेशन इतना करते हैं, देखो ना कोई रास्ता है कि नहीं? मैंने कहा रास्ता तो है, आपकी जगह कट जाएगी। तो साउथ वेस्ट के लॉट को हमने नॉर्थ वेस्ट का बना दिया। एंट्री वही रही, लेकिन हमने उसको इस तरह से चेंज किया। और उसके बाद हमने कहा कि अब इस कंडीशन में आप इस लॉट पे काम कर सकते हो, फिर भी साउथ वेस्ट की रेमेडी हो गई। तो जब आप कंस्ट्रक्शन किसी साल में करते हो, तो ये देख सकते हो कि 2026 के बारे में बात करें, तो इस साल आप साउथ यानी दक्षिण दिशा के अंदर, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के अंदर, एंड वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के अंदर वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार कोई भी तरह का रिनोवेशन, रीमॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं कर सकते। ये तो बात हुई बनी हुई चीज की। लेकिन अगर नया लॉट है और आप पूरा नए तरीके से घर बना रहे हो और आपने इस साल अपने लॉट में बिना सोचे समझे शुरुआत कर दी, तो उस कंडीशन में आपका प्रोजेक्ट जो है वो भी डिले हो जाएगा, काफी लंबा आगे चला जाएगा। हम सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोग मेरे साथ 50 मिलियन के प्रोजेक्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हम उनको कहते हैं कि आप कहाँ से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करोगे। तो वास्तु में कुछ ऐसी मिरेकल बातें हैं जो मैं बहुत बार कहती हूँ कि किसी की भी व्यक्ति के पास पैसा होना हो लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता है। तो हुँ। हर साल वास्तु पुरुष की जो रचना होती है, वो यूनिवर्स के हिसाब से, जैसे ग्लोब घूमता है उसके हिसाब से उनकी पोजीशन भी बदलती रहती है। तो वास्तु ये कहता है कि जहां पे भी वास्तु पुरुष के सर की पोजीशन होती है, वहां से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की जाए तो वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं होते हैं। और जहां पे उनकी पैर की पोजीशन होती है, वहां से अगर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की जाती है, प्रोजेक्ट आपका स्मूथली चला जाता है। और ये तो मैंने मैथोलॉजिकल बात की,
लेकिन इसको समझने के लिए 2-2 महीने के खास कैलकुलेशन होते हैं। तो जब कभी हमारे पास लॉट आता है, तो हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पे शुरुआत करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ की लकी दिशा क्या है, लॉट की डायरेक्शन क्या है और अभी 2026 के अनुसार वास्तु पुरुष की आकृति यानी कि उनकी जो भी कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से उनकी पैर की पोज़ीशन कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें वास्तु में हैं। कई बार हम ज़्यादा डीपली उसमें नॉलेज नहीं रखते, तो हमें छोटी-छोटी बातों का आइडिया नहीं होता है। लेकिन जितने लोग मेरे से काम करते हैं, सबको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन की डायरेक्शन हमेशा मैं ही देती हूँ कि यहाँ से शुरुआत करो, फिर पूरे लॉट में जा सकते हो, लेकिन यहाँ से शुरुआत करो। बहुत दिलचस्प बात पल्लवी जी आपने कही। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज का जो विषय कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिमॉडलिंग एंड वास्तु, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, पल्लवी जी, आप भी बने रहिए। हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, ब्रेक से पहले देखिए आपने जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारी थी कि किस दिशा से शुरू करना चाहिए, उसका मूल आधार क्या होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब रेनोवेशन और रिमॉडलिंग को समझना चाहेंगे कि इस साल में 2026 के अनुसार क्या सही है? 2026 के हिसाब से जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी में नई कोई कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन पे फ़ोकस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको इसके लिए एक दूसरी बात कहना चाहूँगी कि मेरे अभी कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क के एक क्लाइंट थे, उन्होंने जब घर खरीदा था, तो हमने ये बताया था कि ये घर में इतनी सारी चीज़ें सही है। टू द स्केल वो 6/10 स्केल था। अब हम उसको 9/10 स्केल बना सकते थे। तो उसके लिए जो बैकयार्ड था हमारा, बैकयार्ड में कुछ कॉर्नर कट जाते थे, तो वहाँ पे हमें पेवर्स डाल के उसको सही करने थे। तो जब उस वक़्त घर को लिया गया था एंड ऑफ द दिसंबर के आस-पास, तब साउथ डायरेक्शन का जो बैकयार्ड था, वो दिशा अच्छी चलती थी। तो मैंने उनको कहा था कि आप यहाँ पे पेवर्स डाल दो। अब किसी वजह से वो बिज़ी हो गए, घर नया था, खुशी में वेकेशन ये वो सब बच्चों के साथ। करते-करते उन्होंने जब रिपेयरिंग करने के लग ज जब उन्होंने दोबारा पेवर्स डालने के लिए मुझे कॉल किया तो तब तक मार्च-अप्रैल आ गया। तो उन्होंने कहा कि पल्लवी तूने बोला था कि जब कुछ भी घर में मुझे बताना, तो अभी मैं पेवर्स डाल दूँ। मैंने कहा अभी हम नहीं डाल सकते, क्योंकि 2026 का जो वास्तु है उसके हिसाब से चाहे आपकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में अगर आप कोई रिनोवेशन करते हो, तो उसके बाद प्रॉपर्टी में जो आपको प्रगति दिखती है, जो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसके वजह से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे चैलेंज ये आ जाता है कि अगर आप चाहते हो करना है, आपके पास पैसे भी है और आप नहीं कर सकते हो, तो उसका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के बाद अगर मैं करता हूँ, तो मैं नए प्रोजेक्ट में बिज़ी हो जाऊँगा, तो आप उसका उपाय ढूँढो कि इसी टाइम के अंदर हो जाए। तो वैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार 2026 में आप साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिशा में कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बात कॉमन हो गई। कई बार व्यक्तिगत वास्तु के हिसाब से आपके जिस साल से आपने घर की शुरुआत की, उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन होते हैं, जो आपको रिनोवेशन में हेल्प करते हैं। तो मेरे क्लाइंट को हम लोगों ने ईस्ट यानी पूर्व दिशा से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करके साउथ में पेवर्स डालने के लिए कहा। वहाँ पे पूरा काम खत्म होने के बाद वो आकर ईस्ट में करेंगे और फिर हम लोग उनको डिगिंग डेट से पूरे घर का वास्तु और उसका कैलकुलेशन बदलने के लिए हमने एक रेमेडी अप्लाई करने के लिए कहा। जी। तो कंस्ट्रक्शन चेंजेस जो है, वो मिरर की तरह काम करता है। मिरर सह दशा में लगता है तो लाभ करता है, गलत दिशा में लगता है तो नुकसान करता है। ठीक वैसे ही कंस्ट्रक्शन चेंजेस सह दिशा में किया जाए तो उसका वास्तु सुधर सकता है, बदल सकता है। लेकिन वही कंस्ट्रक्शन चेंजेस अगर अनजाने में गलत दिशा में किया जाए तो वास्तु बदल भी सकता है या नुकसानदेह भी हो सकता है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते ये रिनोवेशन और रीमॉडल के सब्जेक्ट के लिए मैं सिर्फ आपको एक लाइन कहना चाहूँगी। वन टाइम वास्तु करने के बाद आप अपने कंसल्टेंट को नहीं जानते और वो आपको नहीं जानता है, ऐसे किसी भी घर का वास्तु लाइफ में नहीं हो सकता। वास्तु सही तभी हो सकता है जब आपके और आपके कंसल्टेंट के बीच का कम्युनिकेशन चलता रहे, आप उनके साथ बातचीत करते रहें। जब आपके घर में कोई भी तरह का रिनोवेशन रीमॉडलिंग का प्लान हो, आप कंस्ट्रक्शन करने से पहले उनको फोन करके पूछिए कि मेरी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे पाइप लीकेज हो गया है, मुझे ये करना पड़ेगा। वो उपाय बताएंगे। और या तो आपको ये कहना है कि मेरे घर में ये रीमॉडलिंग है, मेरे को करना है, करना पड़ेगा। तो अगर कम्युनिकेशन सही आपका है, तो आपके वास्तु को मेंटेन कर सकते हैं। तो रिनोवेशन से वास्तुशास्त्र बदलने की वजह से
आपको जितनी बार प्रॉपर्टी में रिनोवेशन, रीमॉडलिंग करनी हो, कंसल्टेंट की सलाह के साथ आप कर सकते हो। जी। पल्लवी जी, मेरा ध्यान निरंतर हमारे पहले सेगमेंट में आपने जब सैन फ्रांसिस्को के अपने क्लाइंट का एक उदाहरण दिया था, तब से एक सवाल ध्यान में है और मैं यहाँ पूछ लेना चाहता हूँ और मुझे जैसा आपने ही पहले सेगमेंट में कहा कि इतना बड़ा विषय है और हम 3 चीज़ों को एक साथ करने का, कवर करने का प्रयास करें, तो हो सकता है एक सीरीज़ के नाते अगला एपिसोड भी हम इसी पार्ट 2 इस पर चर्चा करें। अब देखिए, सैन फ्रांसिस्को के घर हों, कैलिफ़ोर्निया के घर हों या टेक्सास के घर हों, अधिकांश रूप से ऐसा देखा जाता है कि इवन लैंड नहीं होता, वो कहीं न कहीं अनइवन हाँ होता है। जी। और जब इस तरह के घर के अंदर रेनोवेशंस हो रही हों या नई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, किन-किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए अगर वो अनइवन लैंड है? कई बार ऐसा होता है कि जब अनइवन लैंड होती है तो स्लोप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिनोवेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये होती है कि अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का रिनोवेशन होता है तो उनका लास्ट कंस्ट्रक्शन चेंजेस देखना पड़ेगा। जहाँ पे जिस जगह पे वो रिनोवेशन करना चाहते हैं वो किस तरह की है। कई बार वास्तु उससे हम सुधार भी सकते हैं। कई बार हमें क्लाइंट पूछता है कि हमें ये कंस्ट्रक्शन चेंजेस करना है तो हम उनको पूछते हैं कि क्यों करें, किसी वास्तु कंसल्टेंट की सलाह से करे हो कि ऐसे ही करे हो। तो कहते हैं नहीं, मेरे को बच्चों के लिए कमरे की ज़रूरत है, ये है। तो इसका मतलब हम फिर ये देखते हैं कि जब वो अपने हिसाब से ही पैसे खर्च कर रहे हैं तो उनका वास्तु और अच्छा हो जाए वैसे किया जाए। ज़्यादातर मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में वास्तु के लिए कोई कंस्ट्रक्शन चेंजेस की सलाह किसी को नहीं दी। मैं हमेशा बिना तोड़-फोड़ प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करती हूँ और वही मेरी एक्सपर्टी है। तो जभी भी क्लाइंट की अपनी नीड होती है, तो उनको अपनी घर है, अपनी जगह है, तो वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो स्लोप जहाँ पे जिस तरह की जगह पे वो काम करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई स्लोप हो, तो कंस्ट्रक्शन कभी स्लोप के अंदर तो हो ही नहीं सकती, उनको एक बेस तो बनाना ही पड़ेगा। तो डिपेंड करता है किस तरह का स्लोप है, किस लेवल का स्लोप है। जैसे ह्यूस्टन में अभी हम एक घर में काम कर रहे थे, उनके बैकयार्ड के अंदर पूरा स्लोप डाउन जा रहा था क्योंकि घर के पीछे वाटर बॉडी थी। तो जी। उन्होंने कहा कि मेरे को बैकयार्ड बनाना है। तो हमने बैकयार्ड बनाने से पहले जहाँ से स्लोप डाउन जाता था और जहाँ से ग्राउंड लेवल बैलेंस था, उसके बीच में एक रिटर्निंग वॉल बना दिया। और रिटर्निंग वॉल के आगे आने के बाद जो भी उन्होंने मेरे को बैकयार्ड में बनाने को बोला था, वो तमाम चीज़ मैंने रख दी। तो स्लोप को मैंने बैलेंस कर दिया। इतने टाइम से वो लोगों को रेमेडी के तौर पे वो घर चल रहा था। तो जब कंस्ट्रक्शन का मौका मिल गया तो मैंने वहाँ पे उसके स्लोप को फिक्स कर दिया। तो डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलती है। मैं इतने सालों से वर्ल्ड के अलग-अलग कॉर्नर में काम करती हूँ, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो मेरे को बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का अलग-अलग तरह के क्लाइमेट के हिसाब से लोगों के घर कैसे होते हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी होती है, उसका आइडिया है। तो रिनोवेशन, रिमॉडलिंग वो सब चीज़ हमारे काम में आती है और जो-जो प्रॉपर्टी पे मैं काम करती हूँ, मेरा काम कभी भी सिर्फ़ कुछ दिनों का नहीं होता है। सब लोगों के साथ सालों साल का होता है, लोग मेरे साथ 15-20 साल से काम करते हैं। अब 20-25 साल की जर्नी में कितना रिनोवेशन होता है, कितने रीमॉडलिंग होते हैं, कलर्स होते हैं। जब आप कलर्स करते हो, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग बदलते हो, तो वहाँ पे आपको वास्तु कंसल्टेंट के साथ सिर्फ एक बातचीत करके जानना है कि कलर सही है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे रीमॉडलिंग को रोकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पेंटिंग है। लेकिन जभी भी आप मेजर और माइनर कंस्ट्रक्शन करते हो, तब आपको डेफ़िनिटली पूछना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्शन बिल्डर का घर लेते हो, तो प्रोडक्शन बिल्डर जब आपके साथ एक डील बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये फ्लोर प्लान आपका रहेगा, ये आपका रहेगा। तो काफ़ी क्लाइंट बोलते हैं कि पल्लवी, कस्टम तो नहीं है, प्रोडक्शन बिल्डर है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ? और इस कंडीशन में भी बड़ी-बड़ी कंपनी, पुलटी, लनाट, टोल ब्रदर्स, ऐसे लोगों के साथ भी मैंने काम करके देखा है कि दे आर वेरी, वेरी कोऑपरेटिव। और कुछ भी नहीं है तो वास्तुशास्त्र की जो पूरी प्रोसेस में पहले भूमि पूजन और दूसरा खात मुहूर्त आता है। तो जो लॉट हम सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे क्लाइंट जब खात मुहूर्त की प्रोसेस करते हैं, तो मैं उसी दिशा से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करती हूँ जहाँ से मेरे को लॉट खत्म करना है। तो हम वहाँ पे जाके क्लाइंट के हाथ से ही वो प्रोसेस करवा देते हैं। बाकी का जो प्रोडक्शन बिल्डर के लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से जाके लॉट को खत्म करते हैं। तो कई बार सुनने में, क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है इसलिए समझ नहीं आता है, लेकिन इतना मैं कह दूं कि वास्तु कंस्ट्रक्शन का विषय है। अमेरिका नहीं, वर्ल्ड के हर कॉर्नर में अप्लाई होता है। तो इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने आसान है विद कंसल्टेंट, क्योंकि उनको मालूम है कि वो क्या करते हैं। सुनने में लगता है हम अमेरिका में कैसे करेंगे, इंडिया में होते तो कर लेते। ऐसा नहीं है। अमेरिका हो कि इंडिया हो, सब चीज पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट और किस तरह के व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी और इस बात को मैंने ऑब्जर्व भी किया है, तमाम लोग जो आपके साथ
एक समय से जुड़े हुए हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है। देखिए बिज़नेस की बात या क्लाइंटेल की बात तो अलग है, लेकिन एक फैमिली जैसा रिलेशन देखने को मिलता है। अभी आप और मैं एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन की कन्वेंशन में भी थे, तो वहाँ भी कई होटेलियर्स जब आपसे बात कर रहे थे, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़ा आपसे मिल रहे हैं, कई समय से आपसे कंसल्टेंसी लेते चले आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि पल्लवी जी से हम अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। अगले अंक में हम आज ही के विषय के दूसरे अंक के साथ हाजिर होंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रहे कि कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रीमॉडलिंग के साथ यदि कोई वास्तु दोष हो गया हो, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, ये भी हम पल्लवी जी से समझेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगले अंक में आपसे होगी फिर से मुलाकात। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु वाह! लिविंग।